अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज जो लेक्चर सीरीज़ शुरू होने जा रही है, ये सब्जेक्ट है MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं एक जो है वो अमूमी तासुर जो है इस सब्जेक्ट को लेके उससे दूर करने की कोशिश करूँगी कि मतलब मोस्टली जो है मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट हो या और भी सब्जेक्ट हो, अमूमी ये तासुर दिया जाता है कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स बोर होते हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होते, ठीक है। और स्पेशली मतलब क्योंकि ये सारे जो होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं, इस वजह से जो है मतलब स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट से काफ़ी भागते हैं, ठीक है। और दूसरी थ्योरीज होती हैं इसमें, तो वैसी सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा जो है वो इन सब्जेक्ट से दूर आ जाता है, खुश्क होते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होते, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट लो और पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा हो, अगर ये दो चीज़ें हों तो ये सब्जेक्ट बेस्ट एवर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हमने मैनेजमेंट के उसूल पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंशाल्लाह इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप लोगों को इसको स्टडी करवाऊंगी कि आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे, ठीक है। पढ़ना तो है ही ना, जान तो नहीं छूट सकती, ठीक है। जब पढ़ना ही है तो फिर ऐसे पढ़ो कि पढ़ के मज़ा आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शुरू करेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये है हिस्ट्रिकल ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमने इसका ओवरव्यू लेना है कि कब से मैनेजमेंट शुरू हुई हुई है, ठीक है। ये मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है वैसे, कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो इसे इस तरीके से करना कि वो काम अच्छे तरीके से हो जाए, आप बेस्ट भी दो, लेकिन आपके रिसोर्सेज भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। यानी कि वो कहते हैं ना, जो मतलब काम अच्छा करोगे ना, सुगड़ है, तो चाहे किसी भी काम को करें जो सुगड़ तरीके से अच्छे तरीके से आप करते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है कि बेस्ट मैनेजमेंट है। तो यही चीज़ मैनेजमेंट होती है। लेकिन हम क्योंकि इसको बिजनेस ओवरव्यू से पढ़ेंगे, या कोई भी जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो हमने क्योंकि उस ओवरव्यू से इस चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि ये मोस्टली इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले आप बीबीए के स्टूडेंट्स होगे या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जो भी आप ऐसी फील्ड में होगे जिन्होंने आगे जाके एक बड़ी चीज़ को होल्ड ऑन करना है, ठीक है। चाहे कंप्यूटर साइंस के भी कुछ स्टूडेंट होंगे, डेफिनेटली उनको भी थोड़े सीनियर लेवल पे आके, तीसरे चौथे लेवल पे आके ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ये पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट के उसूल बयान किए गए हैं। तो चाहे आप बिजनेस कोई चला रहे हो या कोई भी फिल्म चला रहे हो या कोई भी, चाहे वो कंप्यूटर की हो जो फील्ड, या आईटी की फील्ड है आपकी, या उसके अलावा कोई दूसरी फील्ड भी है, बीबीए आप कर रहे हो, सिंपल आप कोई और स्टडी कर रहे हो, तो ये एक बेसिक चीज़ है कि मैनेजमेंट के उसूल आपको आने चाहिए ताकि आपका किसी भी किस्म का काम है आप उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सको। लेकिन उसके अलावा ये एक ऐसी बुक है, इसको अगर आप प्रैक्टिकली लेके चलोगे तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में भी ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको रट्टा नहीं लगाना, बल्कि हम इसको जो है वो इंटरेस्टिंग तरीके से जो अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब करते हैं ऑलरेडी, उनके लिए तो इस बुक को समझना और ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो जल्दी रिलेट कर जाएंगे। और जिनकी अभी तक जॉब नहीं है वो इस तरीके से रिलेट करें कि उन्हें नेक्स्ट करनी है और उनको इस चीज़ को इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये दो व्यूज़ आप लोग लेके चलोगे तो मेरे साथ चलना आपके लिए आसान होगा। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें जो है जस्ट आपने ये समझना है कि क्या है मैनेजमेंट और इसका हिस्ट्रिकल ओवरव्यू क्या है। अच्छा, जैसे ही हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लफ्ज़ बोलते ही ना हमारे जहन में एक बड़ा ही कोई ना इमेज सी बनती है। एक बड़ी कोई 4-5 मंजिला बिल्डिंग होगी, शीशे शूशे लगे हुए होंगे और अंदर एक जो है वो एक अदद मैनेजर बैठा होगा, बड़ा 3 पीस सूट पहन के, और वर्कर्स काम कर रहे होंगे, ऐसा ही है। मतलब बेशक जो है वो कोई थोड़ा ऊपर नीचे किसी का व्यू आए, लेकिन कम से कम ऐसा ही व्यू बनता है। ऐसा ही है ना कि लफ्ज़ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सुन लो ना तो एक बड़ा, एक ब्रॉड सा व्यू हमारे जहन में आता है। तो आज ये सब्जेक्ट शुरू करते हुए सबसे पहले हमें इस व्यू को ख़त्म करना होगा कि हमारा ये व्यू गलत है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कतई ये नहीं है कि मतलब सिर्फ वो बड़ी जो एक जगह होती है जहाँ पे जो है वो एक बड़ी कंपनी है और एक मैनेजर है और उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं, बस वही ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये नहीं कह रही कि वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, वो जगह, वो यूनिट जहाँ पे दो, कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके
एक मकसद के लिए काम कर रहे हों उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये याद रख लीजिए, ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, कोई बहुत ज़्यादा वर्कर्स की तादाद हो, कोई मैनेजर हो, कोई बड़ा एम हो, तब ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। नहीं, हर वो जगह, हर वो प्लेस जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक मकसद के लिए, एक गोल है उनका और उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है। इवन हमारे स्कूल्स, वहाँ पे भी हमारे टीचर्स मिलके स्ट्रगल कर रहे हैं, किस लिए? बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए, ठीक है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। मस्जिद के इमाम साहब, उनकी स्ट्रगल क्या होती है? लोगों के लिए हेल्प करना, उनको नमाज़ वगैरह पढ़ाना। सारे लोग जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं, एक ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने अल्लाह पाक को राज़ी करने की। वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है कि वहाँ भी एक मकसद पे काम हो रहा है। मकसद सबका एक ही है ना, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए इबादत करना, ठीक है? जो भी वहाँ पे जा रहा है, एक ही मकसद है। हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स का क्या मकसद है? एक ही मकसद है, लोगों को सर्व करना, उनकी मदद करना, उनकी जो बीमारियाँ हैं उनको दूर करना, उनको क्योर करना। हमारे हॉस्पिटल्स भी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि हर वो जगह जहाँ पे किसी एक मकसद के लिए काम हो रहा है, लोग मिलके स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो बेशक 2 लोग भी हों। अगर 2 लोग भी, आप और मैं मिलके भी अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरा काम है, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट समझ आ जाए, आप स्ट्रगल कर रही हो कि भाई ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लूँ। दोनों को स्ट्रगल क्या है कि इस सब्जेक्ट को हमने समझना है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आप और मैं भी मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, ठीक है? तो यानी कि आज से अपना ये कंसेप्ट वाइड कर लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वो नहीं होती जो अब तक हमारे ज़हनों में थी। जो जॉब होल्डर हैं, आई होप उनको तो पहले से ये चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन मैं सबके लिए बात कर रही हूँ ना, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये ख़त्म कर दी हमने कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी एंटिटी जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक मकसद के लिए, एक मकसद को अचीव करने के लिए काम कर रहे हों, वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? अब उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़ाहिर-सी बात है एक मैनेजर चला रहा होता है, वो मैनेजर होता है, ठीक है? जो लोगों के साथ मिलके या लोगों के ज़रिए जो है वो अपने गोल्स अचीव कर रहा होता है, लोग उसके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने बता दिया, फिर वही कि हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा हमारे आईटी डिपार्टमेंट्स होंगे, हमारी गवर्नमेंट इवन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मकसद क्या है? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। वो पॉलिसीज़ बनाती है, हर चीज़ करती है, इतनी स्ट्रगल करती है, मकसद सिर्फ एक ही है, ठीक है? तो ये सारी क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है, ये कोई आज का काम नहीं है, ये आज नहीं शुरू हुई, ये हज़ारों साल पहले से। अब इसकी मिसाल, इस चीज़ को प्रूव करते हैं हम यहाँ पे 3-4 मिसालों से। सबसे पहली चीज़ है द इजिप्शियन पिरामिड। इजिप्शियन पिरामिड क्या है? अहराम मिस्र, हमने इसका नाम सुना हुआ है कि ये एक अजूबा है, ठीक है? जो है वो, लेकिन इसके पीछे की बात क्या है कि आज से हज़ारों साल पहले 4000 बीसी में ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, यानी कि ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जो है वो 2.3 मिलियन ब्लॉक्स से मिल के जो है ये बने हैं, और 13 एकड़ ज़मीन कवर की हुई है इन इजिप्शियन पिरामिड्स ने, ठीक है? आप खुद सोचो कि इतना ह्यूज साइज़, और इस तरह स्टोन्स को कट करना, उनको लगाना, 1 लाख वर्कर्स ने काम किया, और 20 साल तक ये प्रोजेक्ट चला। अब मुझे ये बताएं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट को किया गया विदाउट टुडेज़ टेक्नोलॉजी, कि आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, क्रेन्स होती हैं, इतने बड़ी चीज़ कट शेड करने के लिए इतने औजार मशीनें, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि हाथों से काम किया गया, विदाउट क्रेन्स, इतने इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स उठाए गए, उनको सेट किया गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, और कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। यानी कि चलो 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, लोग कर भी लेते हैं। 20 साल लगे इस प्रोजेक्ट को करने में। तो 20 साल तक किसी बंदे ने इस एक प्रोजेक्ट के लिए लोगों को इकट्ठे किए रखा, उनसे ये काम लिया, तो मतलब वो मैनेजमेंट के असूल जानता था। उसे पता था कि लोगों को किस तरह मोटिवेट किए रखना है, उनको किस तरह मैनेज करके रखना है, किस तरह उनसे काम लेना है, किस तरह मैंने अपने एक एम को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करवाना है। तो इसका मतलब कि आज से हज़ारों साल पहले उस वक़्त भी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के असूल मौजूद थे, तभी एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सका, ठीक है? ये एक मिसाल हो गई। उसके बाद अगली मिसाल मैं देखती हूँ ग्रेट चाइना वॉल की। ग्रेट चाइना वॉल, दीवार चीन। आप देखो, एक इतनी बड़ी दीवार मौजूद है, और जिस सिचुएशन में वो मौजूद है कि एक पहाड़ी एरिए पे वो मौजूद है, ये भी आज से 956 साल पहले की बात है। ये 6000 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसकी चौड़ाई
बेस से यानी कि उसके जो नीचे वो 20 फीट चौड़ी है और ऊपर जाके वो 11 फीट चौड़ी है, यानी कहीं से ज़्यादा कहीं से थोड़ी वो इस तरह है, लेकिन 20 फीट आपको अंदाजा लगो सिर्फ चौड़ी। और लंबाई जो है वो इसकी कहीं 7 मीटर से लेके 37 मीटर तक इसकी जो है वो ऊंचाई है, कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया पे बनी हुई है। ये पूरी दीवार आप सोच के जो है सुन के हैरान होंगे कि हाथ से बनाई गई थी, मिस्त्री मजदूर ने अपने हाथ से ये दीवार बनाई, इतनी बड़ी दीवार। कोई मशीनरी यूज़ नहीं हुई, कोई जो आजकल हमारी मशीनरी यूज़ होती है कि पल नहीं लगता और इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार हो जाती हैं, लेकिन ये सारा काम खुद वर्कर्स ने अपने हाथों से किया, अपने हाथों से सारा काम किया। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी ज़ाहिर सी बात है कोई तो कर रहा था ना, कोई तो इस वर्क को चला रहा था। उस वक्त भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर किया गया तो इसको करने का मकसद क्या था? वैसे इसको करने का मकसद ये था कि एक तो वो अपनी सरहद बनाना चाहते थे, डिफेंड करना चाहते थे अपने एरिए को, ठीक है, कि मतलब जो है वो मतलब दुश्मन के उससे वार वगैरह से बचने के लिए। तीसरा था कि वो अपनी जो है वो सिल्क रोड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, यानी जो हमारा तजारती एरिया है वो सेफ़ हो जाए, ठीक है, ताकि हमारे जो लोग तजारत करने जाते हैं, जो आते हैं, उनका रास्ता सेफ़ हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए, यानी वो कहते हैं ना कि कोई प्रोजेक्ट किया जाता है उसका मकसद ज़रूर होता है, ऐਵੇਂ थोड़ी कार्य होता है। जब तक मकसद नहीं होता लोग कभी मोटिवेट नहीं होंगे, कभी आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है इस मकसद के लिए उस वक्त भी किसी ने इन लोगों को जोड़ के रखा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, तो मतलब कि मैनेजमेंट उस वक्त भी मौजूद थी, ठीक है। ये 2 प्रोजेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे ये वेल्थ ऑफ नेशन जो बोला गया, ये वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक का नाम है, एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी, ठीक है। और ये कौन थे? ये प्रोफेसर थे ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी में यहाँ पे। तो इन्होंने ये जो बुक लिखी थी इस पे ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस पे आपको मज़ीद आगे जाके जो है वो पूरा चैप्टर होगा और उसमें आप इसको डिटेल से पढ़ लोगे। बस इसमें अभी बताने की ये बात है कि इन्होंने ये जो बुक लिखी थी इसमें इन्होंने इस चीज़ पे ये पॉलिसी दी थी कि डिवीज़न ऑफ लेबर की, अगर काम जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, अगर उस प्रोजेक्ट में जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको बांट दिया जाए, लोगों को फिक्स करके काम दे दिया जाए कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, तो काम की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर सकते हो। तो इन्होंने ये डिवीज़न ऑफ लेबर की पॉलिसी दी थी कि यानी इस कंसेप्ट से जो है वो आप काम कर सकते हो। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन यानी मैनेजमेंट पे एक बहुत बड़ी बुक है। किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। कब लिखी थी? 1776 में। बस आपने फिलहाल जो है ये यही चीज़ इसमें से याद रखनी है। अगली चीज़ क्या है कि ये तो हमने 2 जो है वो पुरानी मिसालें पढ़ ली, लेकिन अब मैं आपको मिसाल देती हूँ थोड़ी जदीद, नहीं बिल्कुल अभी की नहीं, लेकिन थोड़ी जो है वो करंट मिसाल है, वो है सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और ये 33 साल लगे इसको बनाने में, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन देखिए कि ये कैसा है। सिडनी ओपेरा हाउस के जो है वो इसमें 1000 कमरे हैं, 5 थिएटर हैं इसके, और इसका जो हॉल है वो 2679 पर्सन्स के लिए उसमें सीट्स लगी हुई हैं। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि वो ये 183 मीटर लंबा है, 120 मीटर चौड़ा है, और उसके अलावा इसमें जो टाइल्स वगैरह इसमें जो यूज़ हुई हैं इसके रूफ में, वो स्वीडन से इंपोर्ट की गई थी। और जो इसकी मुकम्मल कॉस्ट है जो मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट पे आई वो $102 मिलियन है, $102 मिलियन। और इस अब ये बना कब? ये 1940 में ये शुरू हुआ, 1973 में काम जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी कि काफ़ी अर्सा हो गया। यानी उस वक्त अगर आप देखो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया गया, 33 साल लगे इसको बनाने में, इतनी कीमत, इतने सब लोगों ने काम किया, तो ज़ाहिर सी बात है इस काम में भी तो कोई शामिल था ना। और मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, एक यूनिक किस्म का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है। टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ जो है वो चले की गई है इसमें, ठीक है। इन्होंने लोगों को भी यूज़ किया, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी को भी, लोगों को भी यूज़ करना, मोटिवेट रखना, इतने सालों तक एक काम करने के लिए आसान काम नहीं था अगर आपको मैनेजमेंट ना आती हो, अगर आपको ये ना पता हो कि मैंने लोगों को किस तरह से इकट्ठे करके रखना है, ठीक है। तो यानी कि इनका भी एक मकसद था कि हमें एक यूनिक किस्म का एंटरटेनमेंट का जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। अब वहाँ पे जो है क्या होता है, ये जो शोज़ वगैरह होते हैं, म्यूज़िक शोज़ वगैरह, थिएटर्स वगैरह, बस यही वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए भी सिर्फ क्या है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, 33 साल लगे इसको बनाने में, लेकिन आज मौजूद है और अच्छे से चल रहा है। अगली एक मिसाल जो है वो फ्लाइंग कलर ऑन पीसी। आप देखते हो, आप पीसी ऑन करते हो, उसकी स्क्रीन पे आपको मुख्तलिफ आजकल जो वो होम पेजेस मिलते हैं, स्क्रीन सेवर्स जो हैं। तो ये अब तो आपको हज़ारों जो हैं वो ये मिल जाते हैं, वो मिलियंस में मिल जाते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब ये बनाया गया इस पर भी बहुत मेहनत लगी, ठीक है। दर्जनों जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो उन्होंने इसमें जो है वो कोऑपरेट किया। इतने ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो उनकी ऑर्गेनाइज उसके लिए इंजीनियर्स ने ये काम किया एक लेवल एक टाइम लगा इस चीज़ को करने में, ठीक है। और प्रोजेक्ट क्या था और इसकी वजह क्या थी कि बस एक जो है वो नई चीज़, एक जो है वो अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यानी कि ये भी तो एक काम किया गया ना। आज हमें जगह जगह पे हज़ारों किस्म के इसके वर्जन मिल जाते हैं, लेकिन अब क्या है, हकीकत तो यही है कि जो है ये मौजूद है चीज़। यानी कि अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ कि मतलब
तब से लेके और आज तक। और आज हम मैनेजमेंट के तो हाई लेवल देखते हैं कि मतलब एक बंदे में मैनेजमेंट इतनी है कि वो एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अब ये किस टाइम की बात कर रही थी, जब इतनी ज़्यादा मशीनरी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तब भी लोगों ने ये चीज़ें मैनेज की हुई थी और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। आज तो हम करें तो कोई बड़ी बात नहीं कहलाएगी, ठीक है। लेकिन मैं तब की बात कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें, ये सारी मिसालें तब की हैं जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ मौजूद नहीं था। फिर भी लोगों को मोटिवेट रखना, फिर भी लोगों को साथ लेना, उनसे इतना काम करवा लेना, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अचीव कर लेना, इसका मतलब है कि उन्हें मैनेजमेंट के गुर आते थे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की वो तारीफ जो मैंने पहले बताई कि इट इज़ एन एंटिटी, यानी एक यूनिट, एक ऐसी जगह जहाँ पे 2 और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर टू अचीव गोल और कॉमन पर्पज़, कि एक कॉमन पर्पज़, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करें, उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में मेन चीज़ क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिनसे मिल के बनती है, पहली चीज़ है पीपल, दूसरी चीज़ है पर्पज़ और तीसरी चीज़ है प्रोसेस, ठीक है। जैसी बात ऑर्गेनाइजेशन की में मेन चीज़ क्या है, पीपल, लोग होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना। मैंने कहा ना कम से कम तो 2 लोग चाहिए, ठीक है। और लोग काम तभी करेंगे जब उनका कोई पर्पज़ होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, पर्पज़। और तीसरी चीज़ होती है प्रोसेस, कि मकसद तब तक मकसद नहीं है जब तक आप उसे अचीव करने के लिए स्ट्रगल ना करो। वो तभी आपका वो कहते हैं ना कि एक मीनिंगफुल पर्पज़ होगा जब आप उसे अचीव करने के लिए प्रोसेस शुरू करोगे। और उस प्रोसेस को जो है वो पोल्का कहते हैं। और पोल्का क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इतना बता देती हूँ कि पोल्का वो फंक्शंस हैं कि मतलब जब भी आपने कोई प्रोसेस या पर्पज़ अचीव करना होता है तो उसमें 4 चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, लीडिंग करनी है और कंट्रोलिंग करनी है। ये 4 फंक्शंस हैं। और 5वां ए जो होता है, इसका मतलब है एश्योरेंस, कि आपने ये जो चारों फंक्शंस हैं ये यकीनी तौर पे करने हैं। यानी पहला फंक्शन किया प्लानिंग, एश्योर करो कि ये बेस्ट किया है मैंने। ऑर्गेनाइजिंग किया, एश्योर करो कि इसमें जितने मेरी एक्टिविटीज़ थी वो मैंने यकीनी तौर पे की हैं, ठीक है। तो एश्योरेंस के साथ अपने ये सारे फंक्शंस जो है वो उनको परफॉर्म करना, ये सारा क्या कहलाता है, मिलके पोल्का। तो ये वो फंक्शंस हैं जो एक मैनेजर को या उसके वर्कर्स को जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इनको मिलके अगर ये सारी चीज़ों को एक लफ्ज़ बोला जाए तो वो है पोल्का, यानी कि उस प्रोसेस को पोल्का कहेंगे जो करना पड़ता है पर्पज़ को अचीव करने के लिए। तो आज के हमने मेन चीज़ क्या पढ़ी, हमने हिस्ट्रिकल ओवरव्यू लिया है कि मैनेजमेंट कब से शुरू हुई है। ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये कोई आज का मौजू नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, कोई बड़े बड़े मकसद हो, तभी आपका बेशक छोटा सा भी मकसद हो, आप बेशक किसी एक आज के लिए काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई सालों का प्रोजेक्ट हो। बेशक अभी के लिए, आज के लिए अपने प्रोजेक्ट आपने अगर चीज़ की है, ठीक है। आपका अभी इस वक्त आपका पर्पज़ क्या था कि मैं आज का ये मैंने जो है लेक्चर लेना है, ठीक है। आप इस पर्पज़ से बैठे, मेरा क्या पर्पज़ था कि मैंने आपको आज का ये लेक्चर समझाना है। हम दोनों ने मिलकर एक चीज़ अचीव की, ये भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये भी एक पर्पज़ था। अगर आपने वाकई समझ लिया तो आपका पर्पज़ अचीव हो गया, डन हो गई चीज़। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा बड़ा मकसद हो, कोई जो है वो लंबा सारा प्रोजेक्ट हो तभी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन का वक्ती पर्पजेज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज हमने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एक वाइड लेवल पे देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट आगे मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजर्स क्या होते हैं, ये पोल्का फंक्शंस क्या हैं, इन सब को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बन गया होगा। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो यकीन करो ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा। मेरे साथ बने रहिए। अगर ये सब्जेक्ट अच्छे तरीके से समझना है तो फ्रेश माइंड के साथ एक्टिव होके जो है वो लेक्चर सुनिए। दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मेरे इस सब्जेक्ट पे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज्वाइन कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिन जिन का भी ये सब्जेक्ट है, ताकि सबकी हेल्प हो सके, सबका इंटरेस्ट बने और सब अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और अगर चैनल अच्छा लगा है और आपको हेल्प मिल रही है तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बूस्टर शॉट होती है। दिल करता है कि आपको मज़ीद जो है वो इसी तरह के इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।